हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और देखिए, ये जो पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हमारी ये 17 क्लास है, 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं एसएसटी की, जिसमें हम 2022 और 2023 में जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए थे, लगभग 22 से 24 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम चला था। तो हम डे वाइज सारे पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को जितने भी सीटेट के पेपर 2 में पूछे गए थे एसएसटी में कंटेंट के क्वेश्चन, वो सारे कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म प्रथम कुलिक इन द गुप्त पीरियड स्टैंड्स फॉर। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीफ क्राफ्ट्समैन यानी कि मुख्य शिल्पकार। देखिए, प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द बिर्च बार्क फाउंड ऑन विच हेमन्स ऑफ द ऋग्वेद वर रिटन। यानी कि वो बुर्ज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following Tamil works informs us about the lives of ordinary men and women? यानी कि इनमें से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरिया पूर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन मेल नहीं खा रहा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यानी कि ये कुछ मैचिंग्स दी हुई हैं उन्होंने, आपको ये बताना है कि इन्होंने कौन सी मैचिंग सही नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम यानी कि चोल। यही इन्होंने यहाँ पर गलत मैच किया हुआ है। देखिए, खजुराहो तो चंदेल वंश से होता है, बिल्कुल सही है। एहोल किससे होता है? चालुक्य वंश से। और कांचीपुरम ये आपका पल्लव वंश। लेकिन जो महाबलीपुरम है वो भी आपका पल्लव वंश से होता है, ना कि चोल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कथन दिए हैं आपको 3, आपको ये बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या कह रहा है? तवारीख वॉज रिटन बाय लर्नड मैन इन उर्दू। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। सेकंड क्या है? द राइटर ऑफ तवारीख यूज टू लिव इन अर्बन एरियाज। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। लास्ट हमारा कथन है, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। आपको ये बताना है कि पहला या दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या फिर ओनली पहला सही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कथन की, तो आपका दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वो लेखक नगरों में रहते थे, प्लस वो क्या करते थे, उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस आर नॉट कंपाइल्ड बाय सूरदास। यानी कि कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। सूर सागर तो इन्हीं की है, सूर सारावली भी इन्हीं की है, और साहित्य लहरी भी इन्हीं की है। लेकिन साहित्य रत्ना जो है, इनकी रचना नहीं है, और यही हमसे पूछा गया है। अब सूरदास है कौन? तो ये हिंदी साहित्य के कौन है? सूर्य माने जाते हैं, ठीक है। और सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। ये भक्ति काल के क्या हैं? एक महान कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको अजर्शन और रीजनिंग यानी कथन और कारण दिया गया है, आपको सही कथन का चयन करना है। कथन क्या कह रहा है? थ्रू द 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण क्या दे रखा है? विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर्स द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस सुबदर्स एंड द ग्रेट जमींदार्स consolidated their authority in different parts of Indian subcontinent। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। दोनों सही हैं, एक भी सही नहीं है, या फिर ए सही है, आर सही नहीं है, आर सही है, ए सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो कथन हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दोनों ही कथन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
यानी कि 8 सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रीजन लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लर्स, यानी कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल रीजन, यानी कि तमिल क्षेत्र में उनको क्या कहा जाता है, वेल्लार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 कथन दिए गए हैं, फिर से आपको सही कथन का चयन करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरली इन सोसाइटी, यानी कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, द रिफॉर्मर्स थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वाज बाय persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर ये जो कथन है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेद समाज एस्टेब्लिश्ड इन द एस्ट वाइल मद्रास मीन्स चेन्नई वॉज इंस्पायर्ड बाई, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। तो किससे प्रेरित था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज के कौन थे, किसने स्थापना की थी, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। विच गवर्नर जनरल प्रोनाउंस दैट Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king? Option number A, that is Canning, is the correct answer. Next question, question number 13, in which of the following languages केसरी न्यूज़पेपर was published? किस भाषा में केसरी अखबार छपता था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केसरी अखबार छपता था मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस हैव बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्ट 1935। इससे काफ़ी प्रावधान लिए गए। ये क्या है, एक विस्तृत दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 अनुच्छेद हैं और 10 क्या हैं, अनुसूचियां हैं, 10 शेड्यूल हैं, आपका 321 आर्टिकल्स हैं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान लिया गया और इसके तहत जो है 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इधर हमारा रह गया था 11, आपको अजर्सन रीजनिंग यानी कथन और कारण दिए गए, सही कथन का चयन करना है। कथन क्या अजर्सन क्या कह रहा है, ईवी रामस्वामी नायकर और पेरियार वॉज क्रिटिकल ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज कोड ऑफ मनु, भगवद गीता एंड द रामायण। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण क्या कह रहा है, पेरियार वीव दैट दीज टेक्स्ट वर यूज टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी ऑफ अपर कास्ट ओवर लोअर कास्ट एंड डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमन, यानी कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। और जो आर है वो किसकी व्याख्या कर रहा है, कथन ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, यानी कि कुछ ग्रह दिए गए हैं और चंद्रमा की संख्या दी है, किस ग्रह में कितने चंद्रमा हैं ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं मंगल में 2 हैं, ठीक है, बृहस्पति में 53 हैं और यूरेनस में 52 हैं और नेपच्यून में 13 हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो बी सी डी तीनों हैं। क्यों, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर गलत दिए गए हैं। सिर्फ मंगल ग्रह में 2 चंद्रमा पाए जाते हैं, यही करेक्ट है यहाँ पर, बाकी ये दोनों आपके क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या कितनी है, 27 है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है 53, और नेपच्यून में कितनी है, 13 है, ठीक है, सॉरी नेपच्यून में कितनी है 14 है और यहाँ पर 13 कह रहा है, ठीक है, इसलिए ये हमारा बी सी डी तीनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, अडजर्सन रीजनिंग कथन करार फिर से दिया है, आपको सही कथन का चयन करना है। कथन क्या कह रहा है, द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल आर वेरी कोल्ड, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण क्या कह रहा है, द सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी मैं एक साइड में ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इस टाइप का, ठीक है। तो आपको ये बताना है
एक सेकेंड, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और क्या करती हैं, कम ऊष्मा देती हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू सेलेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन है वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सन राइजेस इन द ईस्ट बिकॉज, यानी कि सूर्य जो है पूर्व में क्यों उगता है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सभी को पता होना चाहिए पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए सूर्य क्या होता है, पूर्व में उदय होता है। और पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ये आपको एडिशनल कुछ चीज़ें हैं याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर सेट में पूछा जा रहा है, ठीक है। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया इज 9 AM IST. What will be the local time of opening of the central government offices located at 70 degree 45 east longitude near Chandigarh and 88 degree 15 east longitude near Kolkata respectively? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8:37 AM एंड 9:23 AM रेस्पेक्टिवली। भारत में केंद्रीय कार्यालयों के खुलने का समय कितना दिया हुआ है, 9 बजे दिया हुआ है आपको। चंडीगढ़ के पास इतना दिया गया है और कोलकाता के पास इतना दिया गया है, ठीक है। तो इनका समय कितना होगा, इतना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय विच फिजिकल फीचर इन इट्स वेस्टर्न साइड। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है सह्याद्री पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, पहले कॉलम को आपको दूसरे कॉलम से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो देखिए संगमरमर किसका होता है, तो ये इसमें पाए जाते हैं अवसादी सेल, ठीक है। बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर है आपका कायांतरित सेल, और कोयला है आपका आग्नेय सेल, और ग्रेनाइट है आपका जीवाश्म ईंधन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और ये बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है, यानी कि ऑलरेडी मैच्ड हैं ये, आपको ये बताना है कौन सा इन्होंने सही तरीके से मैच किया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली बी एंड डी को इन्होंने सही मैच किया हुआ है। बी स्टेक यानी समुद्री तरंग, और आपका डी हिमोड यानी कि हिमनद। बाकी आपका स्थल रूप घटक ये इन्होंने गलत किया है मैच, और छत्रक सेल रिवर यानी कि नदी ये भी गलत किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, इसमें से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। अक्षांश, ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड्स, या फिर समुद्र से दूरी। तो देखिए एक तो ये क्या है, लद्दाख क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है, और प्रेशर भी इसका रीज़न हो सकता है कि इसमें क्या क्या, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए आंसर नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊंचाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई है, यही इसका रीज़न है इतना ठंडा होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कथन और कारण दिए गए हैं, आपको सही कथन का चयन करना है। अजरसन क्या कह रहा था, एयर इज कोल्ड इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, यानी कि कम तापमान वाले छात्र जो जिनमें टेम्परेचर जो है तापमान कम होता है, वहाँ पर वायु कैसी होती है, एयर ठंडी होती है। रीजन क्या कह रहा है कि ठंडे क्षेत्र में वायु कैसी होती है, भारी होती है। तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ भी पता है जैसे आपकी एयर गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद वो क्या करती है, फैलती है, फैलने के बाद क्या होती है, दूर भागती है वो, ठीक है। और जब वहाँ पर क्या होती है, वायु ठंडी होगी, तो जो वायु है वो कैसी होगी, एकदम से आकर सिकुड़ जाएगी, ठीक है, इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पर, जिससे वो क्या होगा, वहाँ की वायु भारी हो जाएगी। और जब गर्मी होती है तो वो फैलती है, और फैलने पर क्या होता है, वो क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्युलर फोन। बाकी आपका समाचार, रेडियो पर और टेलीविज़न, ये तीनों ही हमारे संपर्क के माध्यम है, संचार के। क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। इधर हम यही क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि विच फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए एंड सी, यानी कि एक तो आपकी मूल चट्टान, पेरेंट लॉक, और आपका टाइम यानी कि समय, सॉरी टाइम नहीं होगा इसमें, आपका सी हो जाएगा, क्लाइमेट फैक्टर्स यानी कि जलवायु संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न साधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा और जल। आपको ये बताना है कि कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीनीकृत संसाधन के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, डी और ई, यानी कि आपकी प्राकृतिक गैस, मृदा और जल, ये तीनों ही क्या है, नवीनीकृत संसाधन हैं। ठीक है, अब देखिए नवीनीकरण और अनवीनीकृत दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नवीनीकृत संसाधन के उदाहरण हैं आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन। और अनवीनीकृत के साधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, देखिए एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो नवीनीकृत संसाधन होते हैं वो हमको नेचुरली मिले होते हैं, प्रकृति से मिले होते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, देखिए मिलती तो ये भी हमें नेचर से हैं, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ज़्यादा नष्ट कर सकते हैं, इनको ज़्यादातर हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डेब्ट ट्रैप इन रूरल एरियाज मेनली इलस्ट्रेट्स द एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः किसके बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी कि छोटे किसान और खेतिहर मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दो कथन दिए गए, कथन और कारण अजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से अजर्सन क्या है, इन अ डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। कारण क्या कह रहा है, संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इन इंडिया द गवर्नमेंट वर्क्स एट, भारत में सरकार काम करती है, किस स्तर पर काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी कि एक तो राज्य स्तर पर करती है, दूसरा आपके क्षेत्रीय स्तर पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेबर चौक किसे कहते हैं, व्हाट इज लेबर चौक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ प्लेस वेयर डेली वेज लेबर्स असेंबल इन सर्च ऑफ वर्क, यानी ऐसी जगह जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, उसको हम कहते हैं लेबर चौक। क्वेश्चन नंबर 31, हु एक्ट्स एज अ पंचायत प्रेसिडेंट, यानी कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, या फिर एक वार्ड सदस्य, या फिर बारी बारी से वार्ड सदस्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन वार्ड मेंबर सिलेक्टेड बाय अदर वार्ड मेंबर्स, यानी कि अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चुनाया गया एक वार्ड सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी नीड्स टू बी डील विद, यानी कि जेंडर असमानता का समाधान किसके स्तर पर करने की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवार, समाज और सरकार, यानी कि फैमिली, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल अधिकार नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 हैं, पहले 7 थे, जिसमें से एक अधिकार हटा दिया गया है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा अधिकार नहीं है। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा हट चुका है, पहले ये था लेकिन अब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्न में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है, यानी कि द प्रोविजनल ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स इज एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले कई बार रिपीट हो चुका है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इंसान में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्न में से किस समस्या को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, यानी कि इनऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीशन ऑफ ट्रायल बाय जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। द फॉरेस्ट राइट एक्ट इज अ लॉ विच रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ
वनवासी के, अनुसूचित जाति के, या फिर पेपर मालिक के, या फिर जानवर अधिकारकर्ता के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी। ए एंड बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है आपके। एक तो वनवासी के लिए, दूसरा हुआ था आपका अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। मार्जिनलाइजेशन इज ऑफन एसोसिएटेड टू एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। निम्न में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होता है। 4 स्थिति दी गई हैं आपको, अभाव, वंदन, भेदभाव, समानता, या फिर प्राउड गर्व। ठीक है, आपको ये बताना कौन सा सही है। तो आपका कथन यहाँ पर ए और बी, यानी कि डिसएडवांटेज और भेदभाव, ये दोनों कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के हमारे 1 फरवरी 2023 में पूछे गए सीटेट एसएसटी पेपर 2 के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे जो भी लोग एसएसटी पेपर 2 के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं उनको ये PYQs की सीरीज़ मिल पाए। ठीक है, और देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एसएसटी पेपर 2 के नाम से, प्रीवियस ईयर के नाम से। तो आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी वीडियोस पहले हो चुकी हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।